तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। टोटल 2500 क्वेश्चन कराने वाला हूं सभी सब्जेक्ट से। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन कराऊंगा। ये ज्योग्राफी का पहला सेट है और ऐसे ही एग्जाम से पहले 2500 यानी कि 25 सेट में कराने वाला हूं। एक सेट में टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और ये पेड वाला कोर्स का पीडीएफ है। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर करा दीजिएगा सभी क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिवीजन भी कीजिएगा फ्री समय में। क्योंकि मैं वीडियो का लेंथ छोटा रखूंगा, जितना फैक्ट है वहीं बताते चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये सेट 1 है और सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। कहने के मतलब कि ये जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% के करीब पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, 78.08%। उसके बाद क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 20.95। कहीं अगर 21% आपको दिखाई दे तो आपको लगा देना होगा एक्यूरेट इतना पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर दो बात ध्यान में रखिएगा। पूरे यूनिवर्स में अगर पूछे, मतलब पूरे यूनिवर्स या पूरे आपको पूरे जहान अगर आप बोल सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा कोई भी तारा हो, मतलब कि तारा हो या सूरज हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा गैस कौन मिलता है, हाइड्रोजन। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि जैसे तापमान बढ़ रहा है उसमें मुख्य भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है, CO2 बोला जाता है। ठीक, ये 0.03% पाया जाता है। तो जितना भी बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा इसलिए बोला जाता है, एक तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक, दूसरा नंबर की पृथ्वी के समान आकार है, पृथ्वी के समान घनत्व भी इसका होगा और पृथ्वी के समान व्यास भी इसका लगभग हो जाता है। ठीक, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है इसे। साथ में इसे भोर के तारा, सांझ के तारा, संदर्भ के देवता, ये शुक्र को ही बोला जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को बोला जाता है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को बोला जाता है। क्यों गर्म बोला जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा काफी ज्यादा है, जो कि सूरज के प्रकाश को ले लेता है, अवशोषित तो गर्मी कर लेता है लेकिन बाहर नहीं छोड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि जितना CO2 बढ़ेगा पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर भी उतना ही तापमान बढ़ते रहेगा। और CO2 कैसे बढ़ता है, तो कोई भी जीवाश्म ईंधन अगर जलाते हैं या आपको जो वायुमंडल में गैसों में छेड़छाड़ कीजिएगा या आप पेड़ काटिएगा, ऐसे क्या होता है, CO2 बढ़ते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा, तो यह जगह शुक्र है। सबसे ज्यादा किसका ग्रह है, अभी आपको पूछे कि हमारे ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। ठीक, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपको हो जाएगा शनि। शनि का भी सबसे ज्यादा उपग्रह है, उसके बाद बृहस्पति का नाम आएगा। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का है। कौन सा है, आपको गैनीमीड है। अगर पूछे टाइटन किसका उपग्रह है, तो वो शनि का उपग्रह है। सबसे कम घनत्व, तो ये पूछता है घनत्व के मामले अगर पूछता है कि या पानी में तैरने लगे, वो कौन सा ग्रह है, तो ये शनि होता है। ये पानी में भी तैरने लगता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कौन से दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को कम करती है। पराबैंगनी विकिरण को कम करती है, इसमें से कौन सी गैस, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, O3 होता है। ये भी याद रखिएगा। ये कौन से मंडल में मिलता है, समताप मंडल में मिलता है। ये जो सूरज के पराबैंगनी किरण है उसे छान लेता है, ठीक है, और पृथ्वी पर नहीं आने देता है। अगर सूरज के पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ता है तो हमको चर्म रोग जैसे या कैंसर जैसी बीमारियां हो सकता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है। जो ओजोन छिद्र है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका के ऊपर है, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये D है, A है, B है, C है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया। तो ऑप्शन इधर उधर लिखा गया है। ठीक, जैसे रेलवे एग्जाम में आपको ऑप्शन इधर उधर दे दिया जाता है, वैसा ही है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए अंटार्कटिका के ऊपर आपको ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया था। अब देखिए ऊपर, ये देखिए ये होगा पृथ्वी ना, तो उत्तरी ध्रुव को क्या यहाँ पर क्या है, ये आर्कटिका है। आर्कटिका है, आर्कटिक जिसे बोलते हैं। और अंटार्कटिका का है, ये दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ पर मिलता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ओजोन परत का अवक्षय मुक्त किस कारण से होता है। मतलब कि ओजोन परत के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो कि अवक्षय मतलब कि उसको क्षरण का सबसे बड़ा, ये आपको हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में 16 अक्टूबर 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि 1 जनवरी 1989 से लागू हो गया था फोर्सफुली, उसमें आप देखिएगा इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने की चरणबद्ध तरीके से योजना बनाया गया था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ओजोन जो दिवस मनाया जाता है, ये 16 आपको कब मनाया जाता है, ये पूछ सकता है आपको। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर जो ये हुआ था ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 में हुआ था। ठीक,
और ये ओजोन जो है ये आपको सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खत्म करने के लिए, क्योंकि ओजोन का ये क्षरण हो रहा था इसके कारण, ठीक। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? मतलब कि महाद्वीपीय विस्थापन मतलब कि जो जो महाद्वीप है विस्थापित हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। पहले जो महाद्वीप टोटल अगर 7 महाद्वीप अभी जो है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है, जनसंख्या के हिसाब से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी। अगर 7 महाद्वीप पहले एक ही भाग था, एक ही जगह पर, पेंजिया जिसे नाम था, समय समय पर टूटता गया और अलग होते गया, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। ये जो विस्थापन वाला दिया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 6 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित होती है? कहने का मतलब कि अगर पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन ये कि जो हमारा ओजोन लेयर है ये कौन से मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। तो इसका आंसर ये होगा, समताप मंडल में पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाला लेयर जो है ओजोन है, जिसका फॉर्मूला O3 है, और इसका सबसे जानी दुश्मन सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और सीएफसी जो आपको जो ओजोन लेयर को खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछ रहा है, ठीक। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही छोटा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। जाड़े के भी दिन याद स्टार्ट हो जाता है, इसलिए शीत संक्रांति इसे बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। फिर आता है 21 जून की बात। 21 जून में ना आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, सबसे छोटा दिन हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। एक आता है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को जो होता है, और 23 सितंबर को, ये 2 दिन याद रखिएगा कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज जो विषुवत रेखा पर आपको लंबवत चमकते रहता है, ठीक। एक और बात याद रखिएगा, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक। तो ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब होता है कि वायुमंडल के जो तापमान है वो बढ़ रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह गर्म होना, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह गर्म होना, और इस गर्म होने सतह में पेड़ का भी कटाना, जीवाश्म ईंधन पकी जलना, CO2 की मात्रा बढ़ना, ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो 9 के आंसर सही से यहाँ पर हो जाएगा आपका बी लगा लेना होगा, ठीक। ये याद रखिएगा, बी लगा लेना होगा, 9 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? आ गया क्वेश्चन, टाइटन जो है किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का है, और शनि का ही अभी सबसे ज्यादा उपग्रह है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है, 1 डिग्री अक्षांश जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन आपका अक्षांश और देशांतर रेखा, पृथ्वी रफली ये है, ये जो लेटा हुआ है ना, ये लेटिट्यूड जिसे बोला जाता है, ये आपको अक्षांश रेखा होता है। जो ऊपर से ऐसे खींचा हुआ रेखा होता है ना, ये देशांतर रेखा होता है, ठीक। तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, सी हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सौर मंडल में आकार के आधार पर मतलब कि वो कितना बड़ा है, इसके आधार पर जो है ये 5वें स्थान पर आता है। लेकिन सूरज की दूरी की, मान लीजिए ये सूरज है, तो बुध हुआ, ये शुक्र हुआ, ये हुआ पृथ्वी, और ये हुआ मंगल, और ये आपको क्षुद्र पट्टी बेल्ट हो जाता है। इस ये वाला जो ग्रह आंतरिक और बाहर वाला, जैसे बृहस्पति से लेकर आपको यूरेनस नेपच्यून बाहर तक जो भी ग्रह है वो जो हो जाता है वो आपको ब्राह ग्रह, या आपको लिक्विड या आपको गैसीय अवस्था में होता है। और ये आंतरिक या ठोस अवस्था में जो ग्रह होता है ये आंतरिक ग्रह होता है, ठीक। तो इसमें आप तीसरे स्थान पर तो सूरज की दूरी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है पृथ्वी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आराम से आपको क्या लगा लेना होगा, ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट लगाना है आपको। तो चंद्रमा के अध्ययन को शेलेनोलॉजी कहा जाता है, शेलेनोलॉजी कहा जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये चंद्रमा जो है ना, ये आपको पृथ्वी का एक का है उपग्रह है, ठीक। ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का, ये भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल की आर्द्रता मापता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, आपको बताना है, तो उससे बोला जाता है हाइग्रोमीटर, जो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापता है। थर्मामीटर क्या मापता है? तो हमारे शरीर के तापमान को थर्मामीटर मापता है, ठीक। एनीमोमीटर क्या मापता है? यहाँ पर एनीमोमीटर होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन अगर पूछता है कि आपको एनीमोमीटर क्या मापता है, ठीक, तो एनीमोमीटर जो मापता है ये वायु के वेग को मापता है, ठीक।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? कि मध्यरात्रि के सूर्य के भूमि के नाम से जाना जाता है, ये कौन सा देश है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्यरात्रि के आपको सूर्य की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिएगा सबसे उत्तरी क्षेत्र पर मिलेगा, उत्तरी ध्रुव के पास, ठीक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस महासागर के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, ये मान लीजिए रफली पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री, माफ करिएगा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है ना, वहीं आपको ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, ठीक। इसके पूरब में आने पर एक दिन घट जाता है, पश्चिम में आपको आइएगा तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक और बार, ठीक। एक आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री आपको देखिएगा देशांतर रेखा हो गया। लेकिन अगर यही समय रेखा पूछे तो समय रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, जो पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पर देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन लंदन से होते हुए, ग्रीनिच से होते हुए पार होता है, ये आपको क्या होता है, ये इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, या आपको समय रेखा बोला जाता है, टाइम लाइन बोला जाता है। और 180 डिग्री जो होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे डेट लाइन बोला जाता है। आगे चलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, कहाँ से? प्रशांत महासागर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? 49वीं जो समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, ये आपको बताना है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है ये आपको सीमा रेखा निर्धारण है। जैसे कि रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, वैसे ही आपको देखिएगा ये पड़ता है, ठीक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्यांतरण चट्टाने में क्या परिवर्तन कर देता है? क्यांत्रित जो चट्टाने होती है, कि चट्टाने 3 प्रकार की हो जाती है अगर मुख्यतः देखा जाए तो, ऐसे तो और भी होती है, लेकिन जैसे आपको जैसे पृथ्वी के अंदर मैग्मा है निकलता है, जैसे निकलता है वो कौन सा होता है चट्टान? तो अग्नि चट्टान होता है, ठीक। आग से आप अग्नि रख सकते हैं, मैग्मा आग की तरह होता है, जमता है तो अग्नि चट्टान होता है। वहीं आपको टूटे फूटेगा एक जगह इकट्ठा होगा, ठीक, अवसाद के रूप में, तो अवसादी चट्टाने होगा, काफ़ी दिनों तक दबेगा और उस पर प्रेशर बनेगा और आपको देखिएगा वो क्या हो जाता है, अपना रूप बदल देता है, तो वो क्यांत्रिक चट्टाने हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो क्यांत्रिक चट्टाने में क्या बदल जाता है? संरचना और गठन दोनों बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 के आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शैल का रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से किसमें होता है? जो शैल है इसका रूपांतरण निम्नलिखित में से किसमें होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसमें होता है? स्लेट में हो जाता है। किसमें? स्लेट में हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता था? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। किसका? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। पेडोलॉजी में जो मृदा है मतलब मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो ये होती है आपको एल्युमिनियम धातु, ये पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं बता दूं 8 प्रमुख तत्व का योगदान होता है, जैसे ऑक्सीजन लगभग 46%, 46.8% होता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है, और अगर धातु पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा जो कि 8.13% होता है, ठीक। अगर ओवरऑल मात्र पूछता तो आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु पूछ रहा है, धातु कौन सा हो जाएगा? तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 के आंसर सी। वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलते तो आप एल्युमिनियम ही लगाते, क्योंकि एल्युमिनियम के बाद ही लोहा का स्थान आता है धातु में देखा जाए तो, ठीक। पृथ्वी के क्रस्ट में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल जो है ये आपको सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल है। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका देखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखिएगा मिलता है ये, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। फिर आप देखिएगा थार, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है। थार मंगोलिया और चीन की सीमा पर गोबी रेगिस्तान भी मिलता है, जो कि ठंडा रेगिस्तान है, ये भी याद रखिएगा। तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना है? देखिए भारतीय मानक समय जो है इसका आपको पूछ सकता है, और ग्रीनविच के दोनों। तो मैंने ग्रीनविच को बताया 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो बीचों बीच से ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है, वो क्या होता है? ग्रीनविच वाला हो गया, मतलब यहाँ से पार होता है, ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है, ठीक। 0 डिग्री आपको जो देशांतर रेखा है। और भारत का जो समय लाइन है ये आपको देखिएगा 82.5 डिग्री है पूर्व में, ग्रेट ब्रिटेन से 82.5 डिग्री पूर्व में है। सबसे पहले हमारे यहाँ सूरज निकलता है, फिर ब्रिटेन में निकलता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा पूरब में है, ठीक। और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। 23 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट, या मिर्जापुर देगा, या इलाहाबाद के नैनी देगा, या मिर्जापुर देगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के दोनों ध्रुव को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? पृथ्वी के दोनों ध्रुव को जो स्पर्श करेगी, ऐसे ऐसे जो रेखा होती है, ये कौन सी काल्पनिक रेखा होती है? तो मैंने आपको बताया ना, जो लंबा लंबा वाला रेखा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है देशांतर रेखा। और जो ये वाला होता है ऐसे वैसे वाला, ये वाला जो रेखा होता है, ये जो होता है ये आपको अक्षांश रेखा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा देशांतर रेखा।
तो क्वेश्चन नंबर आपको 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का हर समय, भारत का भी ज्योग्राफी, सामान्य ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में होती है? जो वायु आ गया क्वेश्चन कि ओजोन जो पाया जाता है O3 जिसका फॉर्मूला होता है, ये वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये होता है आपको कौन सी? तो स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समताप मंडल में होता है। किस में होता है? समताप मंडल में होता है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा सी। और ये जो आपको हो जाएगा, एक आप याद रखिएगा, जो जो जितना भी रेडियो तरंगे उरंगे जो भी होती है वो आयनोस्फेयर से आपको रूपांतरित होती है, ठीक। आगे चलते हैं। सबसे निचला वाला मंडल जानते क्या है? क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा बनाया हुआ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन इसलिए बुला के गया इसे क्योंकि वहां पर सुंदरी वन पाया जाता है। और सुंदरवन डेल्टा आप देखिएगा, उसमें मैंग्रो वन, सबसे बड़ा मैंग्रो वन वहां पर दिखाई आपको देता है, ठीक। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो इस 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बार बार जो बाढ़ आता है इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो बार बार बाढ़ आने का एक कारण नहीं है, जैसे कि मृदा अपरदन, जो मृदा की जो मिट्टी कट रहा है वो भी कारण है। वनोन्मूलन, जो वन को काटा जा रहा है, तो वन क्या करता है? पेड़ पौधे जो क्या करते हैं? मिट्टी को बांध कर रखते हैं। तो काटिए दिएगा तो बांधेंगे कैसे, ठीक। नदी तल का अवसाद, जैसे नदी तल में आपको अवसाद जम जाता है नीचे की तरफ, तो वो और ऊपर की तरफ पानी फैलता है, अपना रास्ता भी बदलता है, तब मुख्य रूप से ये सभी बाढ़ के कारण होते हैं। उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच लगभग दूरी, अक्षांश के बीच तो मैंने आपको बताया। अब देशांतर के बीच ये क्वेश्चन दे रहा है कि देशांतर के बीच की दूरी कितना है, ठीक। तो ये आपको बताना है। दो आपको ये पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, भूमध्य रेखा पर ये पूछ रहा है दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना होगा। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे और ऑप्शन में ऐसे आपको दिखाई दे, तो लगभग में तो आप भी आंसर मारिएगा 111 किलोमीटर, एक आपको देशांतर या एक अक्षांश के बीच में। अगर ये भूमध्य रेखा पर देता है क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा, या पूछे कि दो देशांतर के बीच में दूरी और पॉइंट में दिया रहा है, जैसे कि मैं पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्या होता है कि 111.32 अगर दिया रहेगा और यही क्वेश्चन आपको है, अब भी ऑप्शन में ऐसा आपको दिया है, तो यही आपको आंसर मारना होगा, क्योंकि दो देशांतर के बीच में दूरी जो होता है ये कुछ आपको बढ़ जाता है भूमध्य रेखा के करीब देखिएगा तो 111.32 आपको लगभग में आपको जो दूरी हो जाएगा दो देशांतरों के बीच में हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको याद रखिएगा। अब दो देशांतर, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसके बीच की जो दूरी है ऐसे ऐसे आप देखिएगा, ऐसे ऐसे आपको देखिएगा, तो ये जो आपको विषुवत रेखा, ये आपको देखिएगा यहाँ पर जो है ये दूरी भूमध्य रेखा पर तो ज्यादा होगा, लेकिन यही आपको ध्रुव पर जाइएगा तो ये ना के बराबर हो जाता है, ठीक। तो वहीं दूरी में परिवर्तन होता है, जबकि अक्षांश में आप देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक अक्षांश के एक डिग्री में आप देखिएगा 111 किलोमीटर होता है। वहीं आपको देशांतर के अगर देखा जाए कि दो देशांतर के बीच की दूरी, मतलब कि दो देशांतर के एक डिग्री का जो अंतर होगा उसमें 111.32 किलोमीटर ये आपको हो जाता है दूरी, ठीक। तो ये लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि ये आपको एवरेज में दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर बी लगा देना होगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ आपको, और जो भी बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्वतों को अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ओरोलॉजी कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 32। भारतीय उपमहाद्वीप में गोबी मरुस्थल एक सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि निम्नलिखित में से किसका भाग है? आप देखिएगा भारतीय महाद्वीप ये नहीं देना चाहिए, यहाँ पर आपको देखिएगा कि एशिया में ये सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम में आता है। कौन सा? गोबी मरुस्थल आता है, ठीक। तो ये कहाँ पर स्थित है? चाइना और मंगोलिया के बीच में। आप देखिएगा ये आपको कहने का मतलब कि मंगोलिया में यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। मंगोलिया वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा गोबी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है, ठीक। ये पहले मैंने आपको बताया। और यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप नहीं देना चाहिए, यहाँ पर क्या देना चाहिए? एशिया में। एशिया में गोबी मरुस्थल एक सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर मिलेगा, तो मंगोलिया यहाँ पर आप लगा देना होगा, ठीक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिंद महासागर के सबसे बड़ा आप देखिएगा जो टापू वाला देश है, मतलब कि आपको पूछ सकता है कि जो आर्कीपेलगो जिसे बोला जाता है, मतलब कि द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप वाला देश जो है ये मेडागास्कर हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बहुत से द्वीप मिलकर जो देश बनाए हो वो हो जाता है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर आपको 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आप देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सब आपको क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस में आ जाती हैं, और ये आपको वायुमंडल के जो तापमान है उसके बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रीन हाउस गैस। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा इसमें से। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान है? जो बलुआ पत्थर होता है ये किस प्रकार के चट्टान होता है, ये आपको बताना होगा। तो ये होता है आपको अवसादी चट्टाने। बलुआ पत्थर जो होता है ये किस प्रकार के चट्टाने हैं? अवसादी है। देखिए, जो अग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं ये अपरदन और निक्षेपण के कारण जो है एक जगह आपको अवसाद के रूप में जमा हो जाता है और उस पर देखिएगा अवसादी चट्टान फिर वैसे ही आपको बन जाता है, ठीक। और अवसादी चट्टान भी अपना रूप बदलता है, आपको जो रूपांतरित चट्टान है वो भी अपना रूप बदलता है और अग्नि चट्टान भी रूप बदलता है। इसी को क्या बोला जाता है कि साइकिल बोला जाता है, चट्टानों का साइकिल बोला जाता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ठीक। जैसे कि सेल असलेट में बदल जाएगा, चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाएगा, बलुआ पत्थर जो है ये क्वार्टिजाइट में बदल जाता है, वैसे ही तो ये जो होता है ये कौन सा आपको चट्टान है, बलुआ पत्थर कौन सा हो जाएगा? और सादी चट्टाने हो जाएगा, ठीक। 32 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्र जल के विस्तार को क्या कहते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन है। ये क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मुख्य समुद्र से, मान लीजिए यहाँ कोई समुद्र है, यहाँ समुद्र देखिएगा, यहाँ समुद्र है और यहीं से आपको एक संकर्ण पट्टी द्वारा कोई आपको जो क्षेत्र है पूरी तरीके से समुद्र से अलग हो गया और पानी भी उसमें मौजूद है, आप देखिएगा मौजूद रहता है। वो क्या कहा जाता है? उस विस्तार को, जल के विस्तार को क्या कहा जाता है? उसे लेगून बोला जाता है। और भारत का सबसे बड़ा झील जिसे हम लोग चिल्का झील बोलते हैं वो एक लेगून वाला ही झील है, जो कि देखिएगा बंगाल की खाड़ी से कटकर अलग हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये लेगून इसे बोला जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। 33 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। पाक जलडमरू जो मध्य है, यहाँ पर देखिएगा ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कहने का मतलब विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक। तो विश्व के सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, विश्व के सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और जो ये नील नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ठीक। अपवाह के दृष्टि से या चौड़ाई की दृष्टि से अमेजन नदी हो जाएगी, जो कि दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक। 34 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये आपको बताना है। ये हो जाएगी लेक सुपीरियर। सुपीरियर जो झील है ये आपको विश्व के सबसे बड़ी आपको जो है ये स्वच्छ जल की झील है, मतलब कि शुद्ध पानी यहाँ पर मिलेगा, मीठा पानी आप बोल सकते हैं उसे। तो ये लेक सुपीरियर हो जाएगा, जल सबसे बड़ी झील है स्वच्छ पानी की, ठीक। और ऐसे अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो कौन सा हो जाता है, तो कैस्पियन सागर हो जाता है, ठीक। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील भी है और खारा पानी का झील है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व के सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। विश्व के सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो वहीं आपको क्या हो जाएगा, आपको कैस्पियन ही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि विश्व के सबसे मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? तो सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा बांध विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांध, यहाँ पर देखिए विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो है ये आपको कहाँ, ये कौन हो? भाखड़ा बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये विश्व के ऊंचा उच्चतम गुरुत्वीय बांध हो जाता है। ये आपको बहुत लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं। ये आपको सतलज नदी पर देखने को मिलेगा और पंजाब हिमाचल प्रदेश में आप देखिएगा। तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है और इसी के पास एक आपको आर्टिफिशियल झील भी बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोविंद सागर झील, जो कि सबसे बड़ा झील आपको देखने को मिलेगा भारत का, आर्टिफिशियल मतलब खुद से बनाया हुआ, ठीक। मानवकृत जो होगा ये आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका? भाखड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो संसार में सबसे बड़ी जो झील है ताजे पानी की लेक सुपीरियर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। तो इसके आंसर हो जाएगा यूएसए। अगर ऑप्शन में यूएसए दिया हुआ है तो यूएसए पर ही आपको लगाना होगा, काफ़ी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो एशिया के अगर पूछे तो यांगसी नदी जो हो जाएगा एशिया के सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, लंबी मतलब कि लंबी नदी हो जाएगा, ठीक। और ये तिब्बत पठार से निकलता है यांगसी नदी, ये भी याद रखिएगा। गंगा नदी जो हो जाएगा ना ये भारत के सबसे लंबी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है मैग्मा। मैग्मा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नीचे जो पिघला हुआ, पृथ्वी तल के नीचे जो पिघला हुआ चट्टान होता है और यही जब ज्वालामुखी आता है तो बाहर में आता है मैग्मा, ठीक, जिसे लावा कहा जाता है। मैग्मा जब बाहर आ जाएगा पृथ्वी के बाहर तो उसे लावा कहा जाए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भूकंप को यह भी कहा जाता है,
भूकंप को क्या कहा जाता है? भूकंप को एक और भी क्या कहा जाता है? तो भूकंप को कंपन कहा जाता है, क्योंकि कंपन के कारण ही भूकंप आता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण भूपट्टी पर उत्पन्न होने वाले कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर विवर्तनिक गतिविधियों से निकलने वाली ऊर्जा भूकंप उत्पन्न करती है, ठीक। जैसे सिस्मोग्राफ यंत्र से आप देखिएगा भूकंप तब जो तरंग होते हैं उसकी तीव्रता को माप की जाती है, ठीक है। और इनके 3 स्केल भी होते हैं, कौन कौन? तो रॉसी फेरल स्केल होते हैं, मार्केली स्केल होते हैं और रिएक्टर स्केल भी होते हैं। रिएक्टर स्केल समानता देखिएगा ज़्यादा उपयोग होता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर मिलते हैं आपको बताना है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी मिलते हैं ये प्रशांत महासागर में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो भूकंप भी आता है प्रशांत महासागर में ही आता है, ठीक। जैसे रिंग ऑफ फायर है ना, जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर आपको दिखेगा अग्नि वलकार, उसी के समीप में आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आता है। और विश्व के सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है। और आपको जैसे कि गहराई की भी दृष्टि से सबसे गहरा जो सागर है प्रशांत महासागर ही है। क्वेश्चन नंबर 42, सुनामी का नाम किसने दिया गया? सुनामी नाम किसे दिया गया ये आपको बताना है। सुनामी नाम तो समुद्र के नीचे जो तरंग लहरें पैदा होती है जिसके कारण पानी दिखेगा काफ़ी आता है आपको सतह पर, उसे सुनामी आप बोल सकते हैं। तो प्लेट जब एक प्लेट मतलब कि जो महाद्वीपीय विस्थापन या प्लेट आपको एक दूसरे से टकराता है तो उसके कारण ज्वालामुखी भी अंदर उत्पन्न हो सकता है, या आपको जो वेव आपको उत्पन्न होता है उसी के कारण आपको देखिएगा पानी के अंदर वेव के कारण जो होता है ये समुद्र के लहरें ऊपर से नीचे होने लगती है, जिसका आपको बोल सकते हैं सामान्य भाषा में सुनामी बोल सकते हैं, जो कि जापानी भाषा से है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 43, भूकंप का कारण है, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कि भूकंप का कारण क्या है ये देख लीजिए। तो भूकंप का कारण आपको क्या है? तो यह है प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक है, ये याद रखिएगा। प्लेट जिसे टेक्टोनिक बोला जाता है, एक दूसरे से प्लेट अगर टकराते हैं या हटते हैं, ठीक, तो ये भी आपको हो जाता है आपको भूकंप आने का। 43 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? भूकंप का अपकेंद्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर जो होता है भूकंप केंद्र के ऊपर ऊर्ध्वाधर, वही क्या होता है? भूकंप का अपकेंद्र होता है, ठीक। तो जिस जगह पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे भूकंप का फोकस या मूल कहते हैं। जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरें का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं, इसे एपी सेंटर जिसे बोला जाता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का आपको नाम बताना है। तो ये हो जाएगा कोटोपैक्सी पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है कि फिर से वो फटने की उम्मीद नहीं है कि फिर से फटेगा, उसे क्या कहा जाता है? तो विलुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है, या निष्क्रिय भी आप बोल सकते हैं। जिससे आपको फटने की कोई उम्मीदें नहीं है उसे निष्क्रिय या आपको विलुप्त कह सकते हैं, ठीक, या शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जिसे फटने का उम्मीद है उसे एक्टिव आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भूकंप के परिणाम को मापने के लिए साधन को क्या कहा जाता है? जो भूकंप को मापन करता है उसको साधन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। क्या? सिस्मोग्राफ पर भूकंप का परिणाम देखा जाता है, ठीक। ये आपको देखिएगा कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत ही ये सब पढ़ाया जाता है। सिस्मोलॉजी अर्थात भूकंप विज्ञान कहलाता है जिसे, ठीक। और इसके 3 स्केल होते हैं। रोकी फेरस स्केल जिसका मैंने बताया 1 से लेकर 11 तक माप होता है। मार्कोली स्केल पर 12 और रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक। ज़्यादातर देखिएगा जो तीव्रता मापा जाता है ये रिएक्टर स्केल पर ही मापा जाता है, 0 से लेकर 9 तक ही मापा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। काले वन पाए जाते हैं। काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताना है। तो ये जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट आप पूछ सकता है कहाँ पर पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में विस्तृत है, ठीक। ये याद रखिएगा, राइन घाटी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है, वहीं पर आपको दिखेगा ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है जर्मनी में। 48 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जो वन चक्रवातों के अवरोधों को कार्य करते हैं वह कौन से हैं? जो आपको वन है, जो चक्रवात जो आता है आपको देखिएगा समुद्र में जो चक्रवात आता है उसके अवरोध के रूप में काम करते हैं, वो कौन से वन है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मैंग्रोव वन, क्योंकि उसका जड़ जो होता है ना काफी अंदर तक पकड़ा हुआ आता है और जो बाढ़ हुआ आता है समुद्री बाढ़ उसको रोक लेता है, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा? इसके आंसर बी हो जाएगा, मैंग्रोव वन। सुंदरबन डेल्टा में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन से देश में है? पृथ्वी पर सबसे
शुष्क स्थान कौन से देश में है, ये आपको बताना है। शुष्क स्थान सबसे कौन से देश में है, तो ये हो जाएगा चिली में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है चिली, और आटाकामा मरुस्थल जो है वहीं पर आपको स्थित होगा। आपको कौन सा शुष्क स्थान पृथ्वी का सबसे, ठीक, तो जो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है यहीं पर आपको स्थित है, जो कि आपको यहाँ पर और भी जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये सब का खनिज भी मिलता है। कहाँ पर, चिली में आप देखिएगा, ठीक। तो ये आपको शुष्क मरुस्थल या शुष्क स्थान देख सकते हैं। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मरुस्थल ही देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं। ज्वारीय वन जो है इसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसे मैंग्रोव वन ही बोला जाता है, ठीक। ज्वार भाटा उठा जो आता है उससे भी ये रोकता है। ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग जो किया जाता है ये किसके लिए, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 52 के आंसर भूकंप की परिणाम या तीव्रता मापने के लिए, ठीक। तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। जो पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल है ये कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 53 है। तो ये जो है आपको बताना है। तो ये है संकर कदी के फसलें पहाड़ों पर उगाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकर कदी के फसलें जो है पहाड़ पर उगाई जाती है। और अन्य फसल जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको मैदानी भागों में बोई जाती है, ठीक। और पहाड़ जो ढलाई नुमा होगा तो उस पर आप देखिएगा कॉफ़ी और चाय का भी खेती होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। मैंने आपको बताया था, 16 सितंबर वाला डेट मैंने आपको बताया था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो 54 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित किया गया था, जो कि प्रथम प्रोटोकॉल था जो कि आपको क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया था और ओजोन को बचाने के लिए। और ये फोर्सफुली कब से लागू हो गया, तो 1 जनवरी 1989 से ये लागू हुआ था। मतलब कि लागू का भी समय आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों को त्याग देता है। वैसे वन जो कि अब एक निश्चित समय में अपने पत्ते जो हैं त्याग देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो पर्णपाती या पतझड़ उन्हें बोला जाता है, ठीक। पर्णपाती या पतझड़ कहा जाता है, जो कि प्रति वर्ष एक निश्चित समय में अपना पत्ता गिरा देते हैं। जैसे आम हो गया, शीशम हो गया, नीम हुआ, महुआ हुआ, ये सब पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कौन है, पर्णपाती वन ही पाया जाता है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है। जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका विवरण दर्ज होता है ये बताना है। इसमें होता है आपको संकटग्रस्त पौधे और जीवों का। संकटग्रस्त जो पौधे और जीव है उनको आपको रेड डाटा बुक में आपको देखने को मिलेगा, जो कि IUCN जो है ये आपको जारी करता है, ये आपको रेड डाटा बुक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है किसका हिस्सा, आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा नीलगिरी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिले में अवस्थित है। और नीलगिरी तो आप जानते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थान कौन है, नीलगिरी है। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है कौन, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भूमंडलीय तापमान जिसे ग्लोबल वार्मिंग आप बोलते हैं कि घटना सबसे अधिक योगदान किस गैस का। ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कौन सी गैस योगदान करता है, ठीक। मुख्य रूप से ये हो जाएगा आपको CO2 जिसे बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक। ये सूरज के प्रकाश के जो भी ताप है या उसको अवशोषित कर लेता है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है। तो जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ता है वैसे वैसे वो अवशोषित ज़्यादा करता है और ज़्यादा तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगता है। तो 58 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, ठीक। विज्ञान वाले सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन पूछ रहा है किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो क्योटो देखिएगा कहाँ पर स्थित है, जापान में ही। तो क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था, ठीक, पर्यावरण के देखरेख के लिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। उच्चतम कोटि और सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है, ठीक, जिसमें 80 से 90% की मात्रा में आप देखिएगा कार्बन होता है। ये आपको धुआं नहीं देता है, बहुत कम देता है। यह है एंथ्रासाइट, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है और ये एंथ्रासाइट है। अभी अगर देखा जाए तो ये आपको जम्मू कश्मीर वाला या लद्दाख वाला क्षेत्र में अभी मिला है, लेकिन वहाँ पर कैसे निकाला जाए ये अभी सोचने का विषय है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ स्थित है। बहुत VVI क्वेश्चन है, याद करके आइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने को आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको
प्रवाल भित्ति वाला है एक आपको रीफ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ये पूछता है किस ऑस्ट्रेलिया के किस वर्ष, तो उत्तर पूर्वी छोर पर आपको मिलता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मैग्नेटाइट एक अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है ये आपको बताना है, तो ये है मैग्नेटाइट, आपको बताना है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का अयस्क है। मैग्नीज का आपको मुख्य रूप से मैग्नीज के विनिर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और मैग्नीज का उपयोग किस में किया जाता है, तो इस्पात के निर्माण में विनिर्माण में किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विश्व के सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। विश्व के सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो ये हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है 9289 मतलब कि 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जो कि मास्को से लेके सुदूर पूर्व रूस और जापान सागर को जोड़ता है। और ये आप देखिएगा बहुत क्षेत्र को कवर करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 63 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, स्वेज नहर किसको मिलाती है। जो स्वेज नहर है ये किन सागर, दो सागर को मिलाती है आपको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्वेज नहर कब से शुरुआत हुआ था, तो 1869 से स्टार्ट हो गया था स्वेज नहर, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नहर है, इसकी लंबाई अगर देखा जाए रफली तो 164 किलोमीटर के करीब है। और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर को और भूमध्य सागर को, इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जिब्राल्टर जल डमरूमद किनको जोड़ता है। अब जिब्राल्टर के संधि या जिब्राल्टर जो जल डमरूमद है ये किसको जोड़ता है, ये आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। तो ये आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरूमद जो जोड़ता है या अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की कुंजी भी उससे बोला जाता है जिब्राल्टर को, तो ये अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 65 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश को हजार झीलों की भूमि या लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है। ये बताना है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हजार आपको झीलों का भूमि कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, शुंडा जल डमरूमद किनके बीच स्थित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। शुंडा जल डमरूमद जो है ये किसके बीच में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो शुंडा जल संधि या शुंडा जो जल डमरूमद है ये है आपको जावा और सुमित्रा के बीच में स्थित, ठीक, के मध्य में स्थित है। जावा और सुमित्रा को अलग अलग करती है, ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तथा ये आप देखिएगा सुमित्रा को अलग अलग करती है और जावा और हिंद महासागर को जोड़ती भी है, जावा और हिंद महासागर को जोड़ती भी है ये शुंडा। चीन का ज़्यादातर व्यापार देखिएगा उसी तरह से होते हुए आता है, और यूरोप वाला जितना व्यापार होता है तो इसमें शुंडा जल डमरूमद जरूर पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे पहला पूछे अगर किसका सबसे ज़्यादा है तो बिहार का हो जाएगा। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप का हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। सेवन सिस्टर जिसे बोला जाता है ना, पूर्वोत्तर के 7 बहनें, उसमें से कौन सा ये सदस्य नहीं है। सेवन सिस्टर है यहाँ पर देखिए, नहीं दिया है। ऑप्शन भी देखकर आपको समझ में आ जाता। निम्नलिखित में कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है, ठीक। तो ये आपको त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब आपको क्या हो जाते हैं, सेवन सिस्टर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। मणिपुर सेवन सिस्टर के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें अगर सेवन सिस्टर में सिक्किम अगर जोड़ता है ना तो सिक्किम भी आपको बाहर करना पड़ेगा, ठीक। वो भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, ये सब नहीं है सेवन सिस्टर का भाग। सेवन सिस्टर के भाग में आप देखिएगा असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपको बताना है। सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु का नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी पहले कहा जाता था। और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है। अंडमान को निकोबार से कौन से अलग करता है, ये आपको बताना है। तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है।
अंडमान निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है, यह ध्यान में रखिएगा। 9 डिग्री चैनल कौन सा होता है, जो कि चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो 72 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, कौन सी इसमें है जो कि म्यांमार से नहीं लगती है सीमा, ये आपको बताना है कौन सी है। तो असम में देखिएगा, असम म्यांमार से सीमा नहीं लगता है, बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सीमा क्या लगता है, म्यांमार से लगता है, ये असम का सीमा नहीं लगता है। ठीक, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 है। तो भारत में सबसे कम घनत्व वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रहते थे। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 74 की, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक, तो और पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे पर महाराष्ट्र आएगा जनसंख्या की दृष्टि पर, तीसरे पर बिहार आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में बिहार तीसरे स्थान पर आता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ से बांग्लादेश से सीमा है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से ही लगाता है, और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है ये त्रिपुरा है। ठीक, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, 1971 में अलग हुआ था कटकर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके द्वारा सीमांकित की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान पूछ रहे तो रेड क्लिफ लाइन इसी से बोला जाता है सर, रेड क्लिफ द्वारा। तो 76 के आंसर सी हो जाएगा। ठीक, मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। और अब ये क्वेश्चन पूछता है कि मैगीनीट हो लाइन, मैगीनीट जो लाइन है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। ठीक, अभी आपसे पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। और डुरंड लाइन अगर पूछे कि डुरंड लाइन किसके है, तो अभी डुरंड लाइन की स्थिति देखा जाए तो भारत ठीक है, शुरू में तो भारत अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी स्थिति देखा जाए तो पीओके जो अपना लिया है, मतलब ऑक्युपाइड कर लिया है पाकिस्तान ने, उसके कारण देखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है कौन, तो डुरंड रेखा। ठीक, वैसे शुरू में भारत और पाकिस्तान, भारत और जब पाकिस्तान नहीं था तो अफगानिस्तान के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कामाख्या मंदिर अवस्थित है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताना है आपको। तो ये आपको असम में मिलेगा, कहाँ पर, असम में, यहाँ पर असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक, असम में आपको कामाख्या मंदिर मिलेगा, पर्यटन स्थल है वहाँ पर। ठीक, तो गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी है उसी पर यह स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, गुजरात में रानी का वाव एक मशहूर है, रानी का वाव जो मशहूर है ये क्या है, ये आपको बताना है, गुजरात में स्थित है। 78 के आंसर क्या हो जाएगा, रानी के वाव एक बावड़ी है, पानी पहले वहाँ से ये वहाँ इकट्ठा किया जाता था, बावड़ी है। ठीक, तो गुजरात के पाटन जिले में रानी के वाव एक मशहूर बावड़ी है। 2014 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी आपको नाम जोड़ दिया गया था, नाम है ये भी याद रखिएगा, सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 79 देखिए, भारतीय मानक समय जिसे IST बोला जाता है, इंटरनेशनल जो है आपको जो टाइम वाला है समय है। ठीक, तो ये आपको भारतीय मानक समय जो है, मतलब कि भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है, जो कि गुजरता है, कहाँ से गुजरता है ये आपको बताना है। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, 82.5 डिग्री जो पूर्व में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, यहाँ से देख लीजिए, भारत ये हुआ, ये पश्चिमी जो तट है ये है पूर्वी तट। ठीक, तो ये पश्चिमी जो तट है इसके आपको उत्तरी भाग पूछ रहा है, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसे बोला जाता है कोंकण तट, क्या बोला जाता है, कोंकण तट। कोंकण तट देखिएगा पश्चिमी जो आपको है घाट है उसके उत्तरी भाग को कहा जाता है। मालाबार देखिएगा पश्चिमी भाग के जो पश्चिमी तट है उसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया कोंकण और ये हो गया मालाबार। ठीक, मालाबार एक साइज भी जाते हैं। और वहीं आपको पूर्वी घाट में अगर चले जाते हैं तो उत्तरी सरकार कहा जाता है आप ये वाला क्षेत्र को। ठीक, ये वाला क्षेत्र, और नीचे आइएगा तो उसके कोरोमंडल तट हो जाता है। ठीक, उत्तरी सरकार आप देखिएगा उड़ीसा वाले क्षेत्र वाला को इधर में मिलेगा, और कोरोमंडल जो मिल जाएगा ये आपको उसके पूरब में, जैसे तमिलनाडु के पूर्वी वाला और या आंध्र प्रदेश के पूर्वी वाला जो क्षेत्र है पूर्वी आपको घाट पर वहाँ पर मिलता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। 80 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रफली बना दूँ, ये देख लीजिए, ये हुआ भारत, तो यहाँ पर जो यहाँ से जैसे यहाँ से जो है ना ये हो जाएगा कोंकण, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा मालाबार, और फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा कोरोमंडल, और फिर यहाँ से हो जाएगा ये आपको उत्तरी सरकार तट। रफली मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड है, ये याद रखिएगा। वैरन आपको जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, यह है आपको अंडमान द्वीप समूह।
अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है, जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी, उससे उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, यह भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत के सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? भारत के सिलिकॉन वैली जो है ये किस शहर में है? तो यह है आपको बेंगलोर में। बेंगलोर में भारत के सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? बेंगलोर। और साइलेंट वैली पूछे तो केरल हो जाएगा, साइलेंट वैली केरल, सिलिकॉन वैली कर्नाटक के बेंगलोर, ठीक, ये याद रखना है। तो 82 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जम्मू कश्मीर लगाना होगा, कि आपको देखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए में आपको देखिएगा देखने को मिलेगा जवाहर सुरंग है, ठीक, कि जो कि आपको जालंधर से जम्मू और श्रीनगर के बीच में होते हुए आपको उरी तक जाती है, ठीक, बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन से? जवाहर सुरंग, ये भी याद रखिएगा। 83 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, संसार में दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर निम्नलिखित में कौन सा है? संसार में दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर पूछ रहा है, पहला नहीं, पहला तब सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, ठीक। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई क्या है? 8848.86 मीटर है। अभी आपको माप के अकॉर्डिंग 86 आपको लगाना होगा, ठीक, क्योंकि अभी चाइना नेपाल मिलकर मापे थे। माउंट एवरेस्ट की जो है सबसे ऊंची है। लेकिन ये पूछा कि दूसरी कौन सा है, तो दूसरी जो है ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, दूसरी में हो जाएगा K2 जो है गाड़ीविन आस्टविन जिसे आप बोलते हैं, ठीक। और ये अभी कौन से क्षेत्र में मिलेगा? POK वाला क्षेत्र में मिलेगा, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र में अभी मिलेगा। तो अगर भारत के पूछे कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी, तो K2 ऑप्शन में दिया है, तो K2 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक, ये याद रखिएगा। नहीं तो अगर K2 नहीं देता है तो कंचनजंगा देता है, ये सिक्किम में कंचनजंगा देता है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। काराकोरम श्रेणी के स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यही है K2। काराकोरम अगर देते तो K2 लगाना आपको पड़ेगा। 84 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नल्ला मल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित? नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, नल्ला मल्ला की पहाड़ी जो है ये आपको कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, गुंटूर तथा प्रकाशम के आप देखिएगा कुछ जिलों में विस्तृत है, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपको आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 86 देखिए, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल की जो पर्वतमाला है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यह छत्तीसगढ़ में। बहुत VBI क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैकाल पर्वत श्रेणी के कहाँ है, या मैकाल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। कैमूर वाला हो जाएगा, कैमूर वाला पूछे तो क्या हो जाएगा? बिहार। विंध्याचल वाला पूछे तो विंध्याचल के ही भाग आप देखिएगा आगे तरफ कैमूर आता है, तो ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में विंध्याचल वाला पड़ जाएगा, ठीक। और जो आपको अरावली वाला क्षेत्र वाला पूछे तो ये राजस्थान। अरावली वाला के आपको माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 87, माजुली संसार के सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? जो माजुली है ये संसार के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वारा बनाया हुआ द्वीप है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये याद रखिएगा माजुली, ये आपको असम में मिलेगा। 87 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा है? भारत के किस राज्य के सबसे लंबा तटरेखा है? इसके समुद्र से सबसे लंबा तटरेखा किसका लगता है? गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का लगता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे छोटा जो रखता है वो गोवा का लगता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 ऐसे राज्य हैं जिनका आपको तटरेखा लगता है समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ेगा? कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये आपको मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसी के बीच में आप देखिएगा मन्नार की खाड़ी पार कीजिएगा कोलंबो जाने के लिए तो पाक जलडमरू मध्य में मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 के आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्थित है जो है ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पर देखिएगा बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्र वाला में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी जो ऊंची सबसे चोटी है यह है सेंडल पिक। क्या नाम है इसका? सेंडल पिक है। 90 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए आगे कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? बहुत VBI क्वेश्चन है। नंदा देवी चोटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? इसकी लंबाई देखिएगा तो 7817 मीटर है, लंबी है भारत में ये। तो ये सबसे मतलब कि ये पूछता है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, देवों की भूमि उत्तराखंड में। 91 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नंबर 92 है कि निम्न में कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है, मतलब एक्सुरी बनाती है? यह कौन सी नदी है? यह हो जाएगा ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर नदियाँ बहती है और एक दूसरे के समानांतर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वारंधमुख बनाती है, ये एक्शुरी बनाती है। ठीक, तो इसके आंसर हो जाएगा बी। ये याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ये भी बात रखिएगा, दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन? ताप्ती और ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती, नर्मदा और अरब सागर में जाकर अपना पानी गिराती है। ठीक, और यहाँ पर याद रखिए गंगा लंबी नदी है भारत का सबसे। गोदावरी जो है इसे वृद्ध गंगा बोला जाता है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक, ये याद रखकर चलिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो कर्नाटक स्थित जो जोग प्रपात है, या तो ऑप्शन में आपको शरावती नदी मिलेगा या तो कावेरी नदी मिलेगा। जैसे कावेरी नदी का ही आपको देखिएगा ट्रिब्यूटरी आपको मिलेगा, कौन है? तो आपको ये शरावती नदी मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कावेरी। यहाँ शरावती अगर दे ऑप्शन में तो आपको लगा लेना होगा शरावती ही, अगर नहीं दे तो कावेरी जरूर देगा। ठीक, तो कर्नाटक स्थित है, कर्नाटक में ही जो गोरसप्पा जलप्रपात है, बड़ा भारत का जलप्रपात है। ठीक, तो इसके आंसर ए हो जाएगा। और दक्षिण भारत की गंगा भी किसे बोला जाता है? कावेरी। कावेरी की नदी को लेकर पानी जो है, मतलब कि कावेरी की नदी के पानी को लेकर डिस्प्यूट भी चलता है तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी में और कर्नाटक, 4 ऐसे राज्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है। माउंट आबू क्या है? एक पर्वतीय स्थल है। कौन सी श्रृंखला पर स्थित है? ये अरावली। अरावली का आप देखिएगा, अरावली इसके आंसर हो जाएगा सी। अरावली के देखिएगा कि एक आपको सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर जिसे बोला जाता है। ठीक, गुरु शिखर, उसी की आपको उसी पर देखिएगा पर्वतीय आपको स्थल मिलेगा माउंट आबू। ठीक, तो 94 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग वाली भारतीय महिला कौन है? दिव्यांग, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 95 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा। 95 के आंसर ए हो जाएगा। बछेंद्री पाल तो ये पहली थी। संतोष यादव लगातार 2 बार चढ़ी हुई हैं। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 95 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आराम से आपको लगा लेना होगा। ठीक, 2003 में ही ये पताका लहराई थी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में जो सांगपो नाम जानी जाती है नदी, ये कौन सी नदी है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा। और भारत में जैसे ये भारत में बहती है, तिब्बत वाला क्षेत्र सो के भारत में फिर आती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी ऐसी नदी है जो कि अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है और ये बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। काफ़ी बाढ़ भी आता है उत्तरी बिहार में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर कुंभ के मेला भी लगता है, सभी लोग आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। ऑप्शन में ये डी दिया हुआ है। ठीक, तो डी दिया है तो यहाँ पर डी आपको है, यहाँ पर सी है। ठीक, तो ये आपको डी ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब वहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा, ये मिस टाइप थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोदावरी। डायरेक्ट आपको गोदावरी लगाना होगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। 98 के आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 99, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर जो लवण झील है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 है। तो सांभर लवण जो झील है ये आपको राजस्थान में है। सांभर एक तो आपको लवणीय झील है और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नमक यहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, नमक काफ़ी बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारत के प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत के प्रसिद्ध जो लैगून झील है ये आपको बताना है। लैगून समुद्र तट से कुछ भाग जो होता है अलग हो जाता है, उसमें पानी रहता है, उसे लैगून कहा जाता है, कटकर अलग हो जाता है। और यहाँ पर पूछता है लैगून कौन सा इसमें प्रसिद्ध झील है? चिल्का। चिल्का एक लैगून झील है और प्रसिद्ध है और ये उड़ीसा में स्थित है, ये सभी लोग आपको जानते हैं। और पुलिकट झील भी आपको एक लैगून झील ही है। बड़ा में अगर पूछे तो सबसे बड़ा तो आपको चिल्का झील ही हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। पुलिकट झील भी एक लैगून है जो कि आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला तट पर मिलेगा आपको। ठीक, तो ये टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराया और ऐसे ही लगातार मैं आपको 25 सेट कराने वाला हूँ। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर लिखिएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मुझसे यस देखते हैं तो एनर्जिएट होते हैं। और मैं पहले भी आपको बता दूं, जितना यस जल्दी आएगा उतना अगला वीडियो आपको आ जाएगा 100 क्वेश्चन का। आप बता सकते हैं कि अगला सब्जेक्ट किसका मैं कराऊँ, हिस्ट्री का कराऊं या ज्योग्राफी का ही कराऊं या पॉलिटी का कराऊं या साइंस का कराऊं, अगला 100 क्वेश्चन का सेट किसका कराऊं। और एग्जाम से पहले 2500 क्वेश्चन में इसके हर एक सब्जेक्ट वाइज 25 टेस्ट में आपको करा दूंगा। ठीक, ये टेस्ट पहले भी मैं पेड कोर्स में दे चुका हूं। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर यूट्यूब पर भी करा दीजिए, तो इसका फायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए जब भी आपको समय मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।